नमस्कार। आज 26 जनवरी 2022 है। हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा गणतंत्र दिवस। आज सवेरे से किस्सागोई परिवार के बहुत ढेर सारे सदस्यों ने मुझे गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं पूरे किस्सागोई परिवार की तरफ से सभी सदस्यों को आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान की मजबूती देखिए। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत होकर उभरा। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गिने जाते हैं। हमारे साथ दो जुड़वा, जब हमारी पैदाइश हुई 1947 में, तो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन हमारा लोकतंत्र न कभी डगमगाया, न कभी उस पर आँच आई, न सत्ता परिवर्तन में कभी कोई गतिरोध हुआ। किसी भी स्तर पर, पंचायत से लेकर सबसे बड़ी जो हमारी अदालत है, संसद, वहां तक, और दुनिया के तमाम देश जो उस समय आजाद हुए थे, बरतानिया हुकूमत कोने कोने में थी उस समय। कहते हैं कि उसकी हुकूमत में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, सनसेट नहीं होता था। कहीं सनसेट होता था तो किसी दूसरे पार्ट में सनराइज भी होता था। इसलिए हमें अपने संविधान पर गर्व है। हम गर्व करते हैं ऐसे संविधान पर। जो प्रियम्बल है उसको देखिए आप, जो प्रस्तावना है संविधान की, अंत में 3 शब्द लिखे गए हैं: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इंग्लिश में कहा गया है, टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान सभा ने इसको पारित किया, तो उस दिन की प्रस्तावना में लिखा कि हम इस पूरे संविधान को आत्मार्पित करते हैं, हम अपने को सौंपते हैं। ये कलेक्टिव भी था और ये इंडिविजुअल भी था। हमारी आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, ज़्यादा है, इस संविधान की रक्षा करने में। इसके खिलाफ, इसके इतर कोई भी काम अगर होता है तो हमें उस पर निगाह रखनी होगी। एक बार फिर से मैं किस्सागोई परिवार के सभी सदस्यों का आज के दिन बहुत ढेर सारा अभिवादन करता हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा संविधान हर दिन मजबूत हो और भी मजबूत हो। आज का वाकया मैं बता दूं कि आज का वाकया लखनऊ जिले का है, थाना है गाजीपुर। तारीख थी 2 मई 1999। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत बड़ी ये फैक्ट्री है, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में इसका बड़ा नाम है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, बहुत पुरानी है। सन तो मैं एग्जैक्ट नहीं जानता कि कब ये स्थापित हुई है, लेकिन जब से मैं 95 से लखनऊ आया हूँ, उसके बहुत पहले से ये फैक्ट्री चल रही है और आज भी चल रही है। इसके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी इसके भीतर बने हुए हैं। हाउस नंबर 577 में HAL के स्टोर मैनेजर महादेव अपनी पत्नी जनक दुलारी के साथ रहते थे।
2 मई की शाम को महादेव के चचेरे भाई शोभाराम अपने चचेरे भाई से मिलने किसी काम से इसी मकान नंबर 577 में पहुंचे। वो स्कूटर पर थे। उन्होंने स्कूटर खड़ी की, घंटी बजाया, आवाज़ दी। भीतर से कोई हरकत नहीं हुई। दरवाजे को जब वो उसकी खड़खड़ाने के लिए या थपथपाने के लिए वो आगे बढ़े तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया, यानी थपथपाने पर, धक्का देने पर वो खुल गया, भीतर से बंद नहीं था। वो अपने भाई और भाभी को आवाज़ देते देते भीतर चले गए। कमरे को पार करके जब पीछे वाले बरामदे में पहुंचे तो पीछे वाले बरामदे में प्रोटेक्शन के लिए जंगला बोलते हैं, वो मोटी सरिया की एक जाली लगी होती है ताकि पशु पक्षी बंदर ये सब भीतर ना आ पाएं। उसी जंगले में एक साड़ी से उनकी बहन जनक दुलारी की गर्दन लिपटी हुई थी। पैर दोनों जमीन पर टिके हुए थे, लेकिन देखने में लग रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनकी कुछ समझ में नहीं आया, मुंह से चीख निकल गई। बाहर निकले, अपनी स्कूटर स्टार्ट की और सीधे अपनी भाभी यानी जनक दुलारी के मायके सबहा बटौली अलीगंज पहुंच गए। बहटा सबौली अलीगंज पहुंच गए। वहां उनको अपनी भाभी के भाई राजाराम मिल गए। बदहवास शोभाराम ने भाभी के भाई राजाराम को पूरी बात बताई, वो जो देख कर आ रहे थे। राजाराम भी उनके साथ स्कूटर पर हो लिए और सीधे एचएल की कॉलोनी में पहुंचे। उन्होंने भी वही देखा जो उनके चचेरे भाई शोभाराम ने आकर बताया था। बाहर निकलकर उन्होंने शोर मचाया। पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई। भीतर गए। किसी ने बताया कि भाई साहब, हो सकता है अभी इसमें जान बाकी हो। राजाराम ने उसकी जो ऊपर गांठ दी हुई थी, साड़ी से बंधी हुई उनके गर्दन को, उसको खोलकर बॉडी को नीचे उतारा, इस आशा में कि हो सकता है कुछ सांस बची हो और अस्पताल ले जाने पर शायद बच जाए। लेकिन जब नीचे उसको लिटाया तो इस भीषण गर्मी में भी उसका शरीर एकदम ठंडा था। लोगों ने भी देखा कि इसमें कुछ भी बचा नहीं है। कॉलोनी के 2-3 लोगों को लेकर एचएएल के मेन गेट से, क्योंकि मेन गेट से सड़क पार करेंगे तो सामने ही थाना गाजीपुर भी है। भाई राजाराम 2-3 लोगों को लेके थाने पर पहुंचे। थानाध्यक्ष मौजूद थे। थानाध्यक्ष को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बहन बहनोई एचएएल कॉलोनी में मकान में रहते हैं, नंबर बताया और ये कहा कि मैं आज अपने चचेरे भाई से मिलने शोभाराम गए थे। उन्होंने देखकर अलीगंज मेरे यहाँ आकर बताया। मैंने भी जाकर देखा। मेरी बहन ने, लग तो ऐसा रहा है कि हत्या हुई है, लेकिन फिलहाल वो आत्महत्या जैसा ही है। थानाध्यक्ष अपनी तमाम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एचएएल कर्मियों का परिवार पूरा, काफ़ी भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी। बॉडी नीचे उतार ली गई थी। फॉरेंसिक की टीम को बुला लिया गया, डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया। कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। शव का पंचायतनामा किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे लखनऊ केजीएमसी के पास के भीतर जो मॉर्चरी है, जो शव विच्छेदन गृह है, वहाँ पर भिजवा दिया गया। अगले दिन इसका पोस्टमार्टम हुआ और शाम तक पीएम की रिपोर्ट भी आ गई। पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला कसकर हत्या की गई थी। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब मुकदमा हत्या में दर्ज होना था। थानाध्यक्ष ने फौरन मृतका के भाई राजाराम को एक तहरीर देने को कहा। राजाराम ने तहरीर भी दी और उन्होंने कहा कि सवेरे से ही कॉलोनी वाले बता रहे हैं कि मेरे बहनोई महादेव गायब हैं, फरार हैं।
मुझे उन्हीं पर शक भी है। लिहाजा उन्होंने नामजद एफआईआर अपने बहनोई महादेव के खिलाफ लिखा दी। मुकदमा पंजीकृत हो गया। फोर्स वहां गई तो यह पता लगा कि अंतिम बार उसको सुबह ही देखा गया था, 6-7 बजे। इससे लगता है घटना रात की थी। महादेव फरार था। खैर 3-4 दिन की मेहनत के बाद पति महादेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाया गया। पहले तो वो इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन हल्का सा गर्म किया पुलिस ने तो सच पर आ गया। उसने बताया कि मेरी शादी जनक दुलारी से आज से कोई 20 वर्ष पहले हुई थी, जब वो 17-18 साल की थी। इस समय उसकी उम्र 38 वर्ष है। पर इन 20 सालों में हम लोगों के कोई संतान नहीं हुई, और संतान न होने की बात को लेकर इधर 4-5 सालों से घर में रोज कलह मचता था। मैंने तंग आकर इसकी हत्या कर दी। लड़ाई झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, गाली गलौज हुई। उसके बाद मैंने इसकी साड़ी से फंदा कस के, गला कस के इसकी हत्या कर दी। पहले इसको बेडरूम में पंखे से टांगने की कोशिश की, लेकिन वजन ज़्यादा होने की वजह से मैं कई बार के प्रयास के बाद भी इसे पंखे के कुंडे में नहीं बांध पाया। जब देर होने लगी तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मैं इसे जंगले में, पहले इसे सीधा खड़ा किया, उसके बाद जंगले में जैसे बांध सकता था बांधकर वहां से भाग आया। राजाराम भी थाने पर पूछताछ के समय मौजूद थे, मृतका के भाई। राजाराम ने कहा कि साहब ये गलत बता रहे हैं, इतनी सामान्य बात नहीं है जो इन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि बच्चा न होने से सालों साल से ये मेरी बहन को प्रताड़ित करते रहे हैं, और इधर साल भर पहले मायके के सारे लोग इनके घर यहां पर आए। घंटों पंचायत हुई कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, 20 साल शादी के हो गए, अब भी वही मारपीट, लड़ाई झगड़ा। लंबी जिंदगी है, इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। बात आते आते इस बात पर हुई कि लखनऊ में नया नया एक टेस्ट ट्यूब बेबी का केंद्र खुला था, 12 बिरवा चौराहे के पास अवध हॉस्पिटल, जिसके तमाम खबरें या एडवर्टीजमेंट लोगों ने देखे थे या किसी ने बताया होगा मायके वालों को। यह कहा गया कि कोई बात नहीं है, बीच का एक रास्ता निकालिए, आप लोगों को हम लोग कुछ पैसा हम लोग भी लगा देंगे, वहाँ ले चलते हैं, और वहाँ कोई न कोई जो ये सेंटर चलाती हैं डॉक्टर गीता खन्ना, कोई न कोई तरीका बताएंगी, संतान हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लखनऊ में इस तरह का ये पहला हॉस्पिटल था, और ये सुविधा वहाँ किसी सरकारी अस्पताल में भी पहले उपलब्ध नहीं थी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध थी, जैसा वहाँ बताया गया। मायके वालों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और वो अवध हॉस्पिटल पहुंच गए, पति पत्नी दोनों की जांच इत्यादि कराने के लिए। डॉक्टर गीता खन्ना को उन्होंने पूरी बात बताई कि इस तरह से है, 20 वर्ष की शादी हो गई है और ये दिक्कतें हैं, इनकी जांच करें और देखें क्या कमी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि इन्हें संतान हो जाए। डॉक्टर गीता खन्ना ने थोड़ी सी काउंसलिंग के बाद फिर इन लोगों के जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं इस सिलसिले में, वो चेकअप कराए। चेकअप कराने के बाद 2-3 दिन बाद जब वो रिजल्ट के लिए ये दोनों पति पत्नी गए, तो वहाँ जो उनके काउंसलर्स होते हैं उन्होंने उन दोनों को ये बताया कि देखिए, नेचुरल कोर्स में आपके किसी भी तरह की संतान नहीं हो सकती, क्योंकि महादेव यानी पति का स्पर्म काउंट बहुत कम है।
बस ये सुनते ही महादेव ने पहले ये जानने की कोशिश की कि भाई ये काउंट क्या होता है, ये क्या कम है। बहरहाल समझाने वालों ने उनको, वहीं पर जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं, उन्होंने समझाया कि साहब आप में कमी है, इसलिए संतान नेचुरल कोर्स में नहीं हो सकती। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रोसीड करना है तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसको पति पत्नी दोनों को साइन करना होगा। हम स्पर्म बैंक से, दूसरे के स्पर्म से टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बात थोड़ी देर में महादेव के समझ में आ गई। वहीं वो गुस्सा हो गया, उसने सारी टेस्ट रिपोर्ट्स वहीं हॉस्पिटल में उसी काउंटर पे जहां उसको बताया गया था वहां फेंक दी और ये कहा कि आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह की फालतू बात करते हैं ताकि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आपको पैसा मिल सके। और पैसा कमाने के लिए ही आपने मुझे ये बता दिया कि मुझ में कमी है। उसी दिन अपनी पत्नी जनक दुलारी को लेकर महादेव वापस घर लौट आया और आते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी कि तुम्हारे मायके वालों ने जानबूझकर इस हॉस्पिटल में मुझे भिजवाया है। डॉक्टर से पहले कोई सेटिंग हो गई होगी ताकि मुझे बेइज्जत किया जा सके, वरना मुझ में कोई कमी नहीं है। जब काफी मारपीट हो गई तो जनक दुलारी ने अपना सामान इकट्ठा किया, वहां से सीधे अपने मायके अलीगंज आ गई। 8-9 महीने से वो अपने मायके में ही रह रही थी। इसी बीच घटना के करीब 1 हफ्ते पहले 28 अप्रैल को महादेव अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने ससुराल वालों के सामने अपने दुर्व्यवहार के लिए, जनक दुलारी से हुए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और ये कहा कि अब हम ले जा रहे हैं और अब इस तरह की घटना इसके साथ रिपीट नहीं होगी। उसने ये भी कहा मायके वालों के सजेशन पे कि चलो भाई कोई बात नहीं है, तुम्हें इस हॉस्पिटल की जांच पर यकीन नहीं है। दिल्ली में इसी सुविधा वाले 2-3 नए हॉस्पिटल भी आए हैं, आप उनमें से किसी में जाकर और अपने से अपना चेकअप कराइए। अगर ये वाली जांच सही पाई जाती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रयास करिए। अगर ये गलत पाई गई जो यहाँ जांच की गई है तो डॉक्टर आपको कोई न कोई उपाय सुझाएंगे। इतनी बात जब राजा राम ने बताई तो पुलिस ने फिर थोड़ी सी अच्छी वाली पूछताछ महादेव से शुरू की कि इतनी गंभीर बात, इतने डेवलपमेंट्स तुमने छिपाए क्यों? आसानी से बता दिया बस 2 शब्द में कि बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए मार दिया। पुलिस ने ये भी कहा उससे कि जब तुमको पता लग गया कि कमी तुम्हारे में है तो उस बेचारी को आखिर क्यों मार दिया, उसकी क्या गलती थी? तब उसने बताया कि साहब जब हम उसको ले आए थे तब से वो ये दबाव बना रही थी कि दिल्ली चल के हम लोग जांच कराते हैं और अगर जांच रिपोर्ट यही आई जो इस हॉस्पिटल में मिली है तो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई करेंगे। पर मेरे मन में एक शंका आ गई थी कि अगर मेरे में कमी है तो ये कमी दिल्ली के हॉस्पिटल में भी निकलेगी और फिर ये मोहर लग जाएगी कि मेरे में कोई कमी है जिसकी वजह से हमें संतानें नहीं हो रही हैं। मैं मर्द हूँ, मैं कैसे कमज़ोर हो सकता हूँ? दूसरा, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रयास किया गया तो मैं सारा जीवन कभी भी मानसिक रूप से उसको अपनी संतान मानने से इनकार करता रहूँगा, मान ही नहीं सकता। मेरे मन में कभी नहीं आएगा कि ये मेरी संतान है। और फिर 4 लोग क्या कहेंगे कि महादेव मर्द है लेकिन कमज़ोर है, संतानें नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं इसको मार दूंगा।
क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक मुझे यही ताना सुनाती रहेगी कि इतने दिन से मुझे बांझ बांझ कह रहे थे, असली बात तो ये है कि तुम संतान पैदा करने काबिल ही नहीं हो। इस ताने से, जो दसियों साल से ताना वो अपनी पत्नी को देता रहा, पत्नी ने जब उसको इस तरह के ताने देने शुरू किए कि अब सही बात पता लगी है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सारी स्वीकारोक्ति के बाद, सारी बातचीत के बाद महादेव को जनक दुलारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, एक पति सालों साल से अपनी पत्नी को बांझ कह कह के परेशान करता रहा, आरोप लगाता रहा, और जब उसको पता लगा कि मेडिकल साइंस में जिसको कमी कहते हैं, जिसको डिफिशियंसी कहते हैं, उसके अंदर वो कमी है, तो वो इस सच को पचा नहीं पाया। उसको यही दुख परेशान करता रहा कि जब ये बात बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज के ये चार लोग हमें जीने नहीं देंगे कि मर्द कैसे कमजोर हो सकता है। ये झूठ है और ये जांच गलत है। हमेशा इसी में उसका दिमाग चलता रहा, यही सोचकर कि जब तक ये जिंदा रहेगी ये कहती रहेगी और मैं तिल तिल करके घुटता रहूंगा, उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर अपनी पत्नी का कर दिया। शांत मन से की गई हत्या, सोच समझकर की गई हत्या। इसका कुछ कारण भी था कि उस समय यानी 97-98 में न तो इस समस्या के बारे में इतनी जानकारी थी और न ही इतनी सुविधाएं थी। अब आप सोच लीजिए कि उस पीरियड में 97-98 में लखनऊ में ये पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था। इतना बड़ा स्टेट और उसकी राजधानी, जहां ये पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसमें इस तरह की सुविधा उपलब्ध थी। आज तो इस समस्या के समाधान के लिए लखनऊ जनपद में ही अकेले सैकड़ों टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स हैं, सैकड़ों, या दूसरी भाषा में कहिए कि अब तो ये गली कूचों में खुले हुए मिल जाएंगे। आईवीएफ हॉस्पिटल्स 2-2, 4-4, 6-6 कमरों के आपको कहीं लखनऊ में मिल जाएंगे, दिखाई पड़ जाएंगे। महादेव को समय के साथ बदलना पसंद नहीं था। वो समय के साथ बदलने को तैयार नहीं था और उसने सोचा कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। किस्सा कोई परिवार के सदस्यों से भी मैं कहूंगा, ये राय दूंगा, मशवरा दूंगा कि अगर आपके संज्ञान में भी इस तरह का कोई कपल है तो आप इनिशिएटिव लेकर उसकी मदद करें, उसे बताएं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ना तो आईवीएफ सेंटर जाने में कोई हर्ज है, ना टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने में कोई हर्ज है। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े लोग, अब तो वो सरोगेसी एक नया चला है, संतान के लिए दूसरे की कोख का इस्तेमाल करना और उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना। ऐसे में जब सुविधाएं बहुत हैं, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तो समय के साथ बदलना ही श्रेयस्कर है। तो अगर आपके संज्ञान में इस तरह का कोई कपल है, परेशान है, आपस में हो सकता है उनमें मनमुटाव भी हो रहा हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हों, ऐसे में आप उनकी मदद करिए, उन्हें समझाइए। सब चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ऐसे किसी सेंटर से उनकी टेलीफोन पर ही काउंसलिंग कराइए, ताकि उनका, क्योंकि वो बार बार यही शिकायत, बार बार यही ताने मारता था कि तुमसे शादी क्या हुई,
मेरा वंश खत्म हो गया। वंश का मतलब संतति। अब मेरा वंश नहीं चलेगा, मेरी चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये सब जो ताने, सोसाइटी के चार लोगों का डर और अपनी मर्दानगी, इन सब को समय के साथ बदलना होगा। आप भी जरूर प्रयास करें, अगर ऐसा कोई कपल आपकी नज़र में है, नज़दीक में जानने वाला, या अगर आपको पता लगता है, ताकि किसी का जीवन बच सके या किसी दंपति को खुशियां मिल सकें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।